वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। वेव ऑप्टिक्स एंड गेम बोले तो फिनिश करने वाले हैं आज। बहुत ही गजब का चैप्टर है, गजब के कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं कि ये जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में आपको लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। यानी आज की क्लास बड़ी धमाकेदार होने वाली है। चैप्टर भी एंड होगा और लास्ट में प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं। तो इस बात को आपको नोटिस करके रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर को अपने दिमाग में डाल लेना है। और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स से, तो आज हम इसका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। पहले के 4 पार्ट अगर आपने मिस कर दिए हैं तो उनको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा क्लास के बाद में, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा तैयार करना है, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो क्लास को स्टार्ट करूं इससे पहले जो मेरी आर्मी पहुंच चुकी है क्लास में, एक बार कमेंट सेशन में जय लिख दें, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें, क्योंकि बाद में बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं वेव ऑप्टिक्स से, तो ये लेक्चर नंबर हमारा वेव ऑप्टिक्स का रहेगा आपका 95 टोटल जो लेक्चर है उसमें। और ये हमारा क्लास का टाइमिंग आप देख रहे होंगे। और वेव ऑप्टिक्स का ये 5वां लेक्चर है जो आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। यानी आज इसका एंड गेम हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो पहले के अगर आपने पार्ट मिस कर दिए, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस लेक्चर 1 से 95 तक देख सकते हैं, अगर आपको पूरा फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। ठीक है, ये हमारी टीम आरएस सर जो लगातार आपके साथ जो प्रॉमिस किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। और उसके लिए एक बड़ा अपडेट आपको और मिलने वाला है, टोटल आपको सरप्राइज होगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए शाम तक के लिए। आगे बढ़े, अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, अनअकैडमी पे फॉलो करने का कोई तो रीजन रहा होगा सर। वो रीजन ये है कि वहां पर हमारी फ्री क्लासेज भी होती है, और वो फ्री क्लास होती है डेली सुबह 8 बजे। और उस क्लास में होता है बेटा टॉप 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और इस सीरीज के 16 क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। बोले तो 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 400 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 400 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। डेली सुबह 8 बजे होती है, फ्री क्लास होती है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई नया बच्चा अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, उसके बाद में डिफेंस कैटेगरी सिलेक्ट करता है, तो वहां पे आपको कोड अप्लाई करने का ऑप्शन भी आता है। तो वहां पे आप हमारा ये कोड डाल सकते हैं, क्योंकि अभी नया फीचर आया है अनअकैडमी का, जिसमें स्पेशल क्लास के लिए भी आपको ये कोड यूज करना होता है। वो क्लास आपको हमारी क्लास मिल जाएगी, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी होता है और स्पेशल के लिए भी होता है। उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री है। अगर कोई बच्चा प्लस पे पढ़ना चाहता है तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। 1 मंथ या 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या 12 मंथ। वहां पे अनअकैडमी प्लस पे हमारे 2 कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग में है। 11th का कॉन्सेप्ट चल रहा है, 12th का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब नया कोर्स मेरा लॉन्च होने वाला है 10 तारीख से पहले, और वो आएगा 11th क्लास का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, फिर 12th का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा। तो जो बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कोड यूज कर सकते हैं। वहां पे आरएस सर लाइव 10% आपका डिस्काउंट होगा, और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीम आरएस सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे लगभग ऑलरेडी 24,000 बच्चे ज्वाइन हैं। जो हमारी क्लासेज की जो अपडेट है वो वहां पर उनको मिलती रहती है, नई इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है। क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं फुल जोश के साथ में, गजब के विजुअल इफेक्ट के साथ में। हमारी यही है विशेषता, क्योंकि डिफेंस कैटेगरी में आज तक किसी भी बंदे ने विजुअल इफेक्ट के साथ में आपको फिजिक्स नहीं क्लियर करवाया है। वो कहते हैं दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में अगर कॉन्सेप्ट को स्कैन करना है तो ये विजुअल इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स आपका 5वां पार्ट हम आज करने जा रहे हैं, मतलब आज इसका एंड गेम हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यू स्टार्ट करता हूं YouTube पर प्रैक्टिस क्लास। बेटा बिल्कुल क्लास आ रही है मेरा, आज 1:30 बजे क्लास आएगा, तो मैं आपसे पूरा डिस्कस करूंगा। 1:30 बजे क्लास आएगा अनअकैडमी वॉरियर्स पे, और आप प्रैक्टिस को लेकर टेंशन ना लें, मैं आपको अपडेट दे दूंगा 1:30 बजे आज की क्लास में। ठीक है, 1:30 बजे मैंने क्लास लगवाई आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। रेडी है बच्चे? बच्चे रेडी है बेटा? फायर। चलो देखिए बेटा, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। जब आप
वेव और साउंड पढ़ रहे थे, जब तरंग और ध्वनि पढ़ रहे थे या ध्वनि तरंगे पढ़ रहे थे, 11th क्लास का जो चैप्टर था साउंड वाला, वेव वाला, तो उसमें आपने साउंड का पोलराइजेशन पढ़ा होगा, ध्वनि का ध्रुवण पढ़ा होगा। नहीं, ध्वनि का ध्रुवण और लाइट का ध्रुवण। अब कोई कहे लाइट का ध्रुवण नहीं हो सकता, नहीं सर, क्यों? क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और पोलराइजेशन जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव का होता है। तो मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगा, लेकिन पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, और जो टॉपिक हमारा है वो है प्रकाश का ध्रुवण। तो बेटा जैसे ही मैं ये वर्ड यूज करूंगा पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, तो एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, पहला ऑपरेशन इसके नाम का ही कर दो, ध्रुवण यानी ध्रुवित कर देना। पोलराइज्ड लाइट यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रकाश के जो पार्टिकल हैं उनका वाइब्रेशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं एक नया स्लाइड लूं और आपके दिमाग में एक इमेज डालूं और वहां पे मैं एक्सप्लेन करूं कि इधर से कोई लाइट आ रहा है और इस लाइट पे जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल वाइब्रेशन है अनपोलराइज्ड लाइट का, वो इस तरीके से है। आप देख के बड़े सरप्राइज होंगे, यस ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें पार्टिकल वाइब्रेशन डिफरेंट डायरेक्शन में है। अगर इस अध्रुवित प्रकाश, इस अनपोलराइज्ड लाइट को अगर पोलराइज्ड लाइट में बदलना है, तो पोलराइज्ड लाइट का मतलब है इन सभी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करवा दिया जाए, पर्टिकुलर दिशा में कणों का कंपन करवा दिया जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कणों का कंपन करवा दिया जाए, तो ये पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। पोलराइज्ड लाइट का मतलब है पोलराइजेशन के बाद में पार्टिकल वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर नीचे हो, चाहे वो दाएं बाएं हो, चाहे वो अंदर बाहर हो, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। किस दिशा में पार्टिकल वाइब्रेशन होगा वो डिपेंड करता है अपनी ली गई कंडीशन पे। तो सबसे पहले इतनी सी बात मुझे बताइए कि दो चीज आपके दिमाग में आई, ये आपका पोलराइज्ड लाइट है, सॉरी अनपोलराइज्ड लाइट है, अध्रुवित प्रकाश है, और ये आपका ध्रुवित प्रकाश है, पोलराइज्ड लाइट है। यानी एक इसका जो इमेज अपने दिमाग में बनना होगा कि इस लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेंगे, और वो कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। ये देखिए, आप इस विजुअल इफेक्ट को फील करिए। मैंने यहां पे दो पोलराइड लगाए हैं, ठीक है, दो पोलराइड लगाए हैं, और उन पोलराइड को, एक पोलराइड ये है मान लो, एक ये है, एक ये, तीन लगा दिए मैंने। इधर जो लाइट आपको आती हुई नजर आ रही है, इसको एक बार थोड़ा गौर करना, इधर जो लाइट आपको आती हुई नजर आ रही है यहां तक, इसमें वाइब्रेशन दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में, देख रहे हैं आप, जरा गौर से देखिए इसको, फील किया, सभी डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेशन चल रहा है, कणों का कंपन चल रहा है। लेकिन जो लाइट बाहर आ रही है उसके पार्टिकल का वाइब्रेशन केवल, ये मान लो दाएं बाएं या अंदर बाहर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। क्योंकि ये जो पोलराइड आपने लगाए हैं, इन पोलराइड लाइट ने इस अनपोलराइज्ड लाइट को, इस अध्रुवित प्रकाश को क्या कर दिया, पोलराइज्ड लाइट में बदल दिया, यानी ध्रुवित प्रकाश में बदल दिया। और ये काम कौन कर रहा है, ये कोई डिवाइस है, कोई युक्ति है जिसका नाम है पोलराइड। अभी अपन इसके बारे में कंप्लीट पॉइंट नोट आउट करेंगे, कंप्लीट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये पोलराइड जो यूज हमने किया है, ये इस अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है बेटा। तो दो ही चीज मैंने आपके दिमाग में डाली है लाइट के पोलराइजेशन को लेकर, कि जो अध्रुवित प्रकाश है उसको ध्रुवित प्रकाश में बदल दें, जिसमें पार्टिकल वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, उनके
वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करवा दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, इस लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। यह आपका अनपोलराइज्ड लाइट है। पहली चीज क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। यानी पहला पॉइंट आपका 101% क्लियर है जो मैंने आपको यहां पे पॉइंट आउट किया है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो थ्योरी है इसके रिगार्डिंग। बेटा ये जो लाइट है, जो प्रकाश है, ये आपको पता है क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और इसका जो वाइब्रेशन होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए जरा गौर से, ऐसे। ठीक है, अब इसमें मैं दूसरा बना देता हूं इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको रेड कलर से बना देता हूं। ठीक है, और इसको भी रेड कलर से बना देता हूं। ठीक है, इसको भी रेड कलर से बना देता हूं। पहले भी ये मैंने बताया है, बस तुम थोड़ा फील कर लो इसको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यस। तो ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये ZX बना दूंगा मैं इधर, इसको बनाने की जरूरत नहीं, आप इसको हटा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेशन XX की डायरेक्शन में है और ZX की डायरेक्शन में भी है, और YX की डायरेक्शन में भी है और ZX की डायरेक्शन में भी है, और XX की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो पार्टिकल वाइब्रेशन दो डायरेक्शन में है, YX और ZX से, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाने का जो काम है वो करेगा पोलराइजेशन लाइट का ध्रुवण। तो क्या लिखा है? प्रकाश एक, सबसे पहली बात जो ऑलरेडी आपको क्लियर है, प्रकाश क्या है? प्रकाश लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी है बेटा? ट्रांसवर्स नेचर की है, अनुप्रस्थ प्रकृति की है। इसमें पार्टिकल वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसमें पार्टिकल वाइब्रेशन उसी की डायरेक्शन में वाइब्रेट करता हुआ आगे बढ़ता है। और जो ट्रांसवर्स होता है इसमें पार्टिकल वाइब्रेशन वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो अगर संचरण की दिशा के लंबवत कणों का कंपन हो, परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेशन हो, तो वह ट्रांसवर्स होती है, यानी अनुप्रस्थ तरंग होती है। और अगर पार्टिकल वाइब्रेशन प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही होता है तो वह क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, उसका पोलराइजेशन नहीं होता, लाइट का होता है। तो देखिए ये चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण होता है, बता चुका मैं। विद्युत क्षेत्र का परिमाण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः हम सामान्यतः प्रकाश को विद्युत क्षेत्र दोलनों के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में, इसीलिए इसी के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये सुनो, बहुत बढ़िया सवाल है। एक बच्चा बार बार कमेंट स्पैम कर रहा है, बच्चा टीम ब्लॉक कर देगा 10⁻⁻9 सेकंड में। मैंने तेरा कमेंट पढ़ लिया है, और मैंने जब हम चिल्ला रहे थे ना इधर आके यूट्यूब पे आपके सामने, 10,000 व्यूज थे उस वीडियो पे। हमने व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाया था, 10,000 व्यूज थे उस पे, और ट्वीट कितने हुए थे? 400। उसी दिन समझ में आ गया था, वो कहते हैं ना जिस दिन चोट लगती है उसी दिन दर्द महसूस होता है। ठीक है, 10,000 व्यूज थे, ट्वीट कितने थे? 400। हम पागल है जो हमारी क्लास छोड़ के उस दिन आपके लिए वो वीडियो डाल रहे थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। बाकी प्लेटफॉर्म वाले भी आगे आए थे, अब कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ। जैसा हो रहा है ना वह होने दो, तुम तो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करो। वो लॉलीपॉप जो रैली का तुम्हारे को दिया गया था, मिल गया, देख लो कितने बच्चों को बुलाया उधर। अब क्या बताएं यार आपको, तुम्हारे लिए लड़ने के लिए कोई बंदा आ गया है, उसी से कोई मतलब नहीं है। ट्विटर चलाना नहीं आता, मेरे एप्लीकेशन ही नहीं है, मेरे को तो करना ही नहीं आता ट्वीट। अरे बढ़िया है ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो हम पागल थे जो तुम्हारे लिए 2 घंटे इधर खराब किए बेटा, उससे बढ़िया पढ़ा देते तो कुछ सीख जाते। ठीक है, तो क्लास पे ध्यान दो आप, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला जो पॉइंट मैंने आपको दिया, बेसिक सवाल बने हैं, वो सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। अब पहला बिंदु जिस पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, नोट करना मेरी बात, पॉइंट पे आ जाओ वापस से, पूरा फोकस कर लो क्लास में। पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट बोले तो पार्टिकल वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट पार्टिकल वाइब्रेशन
ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में अगर पार्टिकल वाइब्रेशन होता है तो वह अनपोलराइज्ड लाइट है, अध्रुवित प्रकाश है। और अगर उसी अध्रुवित प्रकाश को एक डिवाइस का यूज करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन कर दिया जाए तो उसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। कंपैरिजन पे जरा ध्यान दीजिए, ये मैंने एक पॉइंट लिया है, ये कोई लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स पे जो पार्टिकल वाइब्रेशन है, कणों का जो कंपन है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, सभी संभव दिशाओं में है। ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है बच्चा? अध्रुवित प्रकाश है, अनपोलराइज्ड लाइट है, इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, इसे अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इस अध्रुवित प्रकाश को अगर अपन कहें तो ये अपनी आंखों में चुभता है। अब जब इसके यूज आएंगे ना आगे मैं बताऊंगा ना, तब समझना, आप इसको कंपेयर करना, पॉइंट को नोट करना। अगर मैं इसको थोड़ा आगे लेके बढ़ूं, किसी भी डिवाइस का यूज करके, अभी बात करूंगा कौन सा डिवाइस, फिलहाल के लिए इतना ही, इतना बताया जा रहा है। डिवाइस का यूज करके इस अनपोलराइज्ड लाइट को आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करवा दिया। ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन था और ये पार्टिकल का वाइब्रेशन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर नीचे। ये आपका पोलराइज्ड लाइट है, यानी ये आपका ध्रुवित प्रकाश है। ये आपका पोलराइज्ड लाइट है यानी ध्रुवित प्रकाश है। मैंने अनपोलराइज्ड लाइट में पोलराइज्ड लाइट क्यों बनाया? ताकि आप एक दूसरे को कंपेयर कर सको, आप एक दूसरे को तुलना कर सको। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हो गया है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आगे पॉइंट नोट करता हूं और एक रिक्वेस्ट भी करता हूं उन बच्चों से जो कमेंट में केवल कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने के लिए आते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आप अपने बहुमूल्य समय का, जो आपका कीमती समय है, उसको केवल बातचीत करके खत्म कर रहे हो और आपको अंदर से फील आ रहा है ओए 1 घंटे तो फिजिक्स तो मैंने पढ़ ही लिया भाई, मतलब मेरा वेव ऑप्टिक्स तो खत्म हो गया आज भाई, 5 क्लास हो गया है, आता कितना है, अभी लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा, पता चल जाएगा कितना कॉन्सेप्ट आता है, किस गहराई तक गए हो। अभी लास्ट में सवाल लेके आए हो प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा, अगर आप क्लास में हैं तो कमेंट बॉक्स में ध्यान ना दें, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, क्योंकि पढ़ता हर एक बच्चा है लेकिन पेपर हर एक का क्लियर नहीं होता, क्योंकि बाकी बच्चे बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट वाली कंडीशन होती है और एक बच्चा माइंड और बॉडी दोनों प्रेजेंट रखता है, लगातार कंसंट्रेट रखता है, वही बच्चा ऑनलाइन स्टडी में सक्सेस है, अदरवाइज बस की बात नहीं है बेटा ऑनलाइन स्टडी में। ध्यान दीजिए, अध्रुवित प्रकाश को मैंने डिफाइन किया तो मैं इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं, जो थ्योरी है आपको नोट्स में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। वह है प्रकाश एक ऐसा लाइट जिसमें वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये तरंग संचरण की दिशा है तो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऊपर नीचे, अंदर बाहर, तिरछा इधर से, लेकिन होना चाहिए परपेंडिकुलर। लंबवत सभी दिशाओं में अगर विद्युत क्षेत्र के दोलन संभव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस पॉसिबल है, पार्टिकल वाइब्रेशन संभव है, तो उसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे लेकिन परपेंडिकुलर होंगे। बोले तो इस तरीके से, ऐसे ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है और ये उसके परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में संभव है। बहुत बढ़िया सवाल, जरा डायग्राम को फील करना। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश संचरण की दिशा, और इस अनपोलराइज्ड लाइट को किस में कन्वर्ट करना है, हमें पोलराइज्ड लाइट में। तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, जब इसको पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया गया तो ये डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, यानी प्रकाश संचरण की ये डायरेक्शन है, ये वर्टिकल ऑसिलेशंस है और ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस है। क्या आपको इधर डॉट दिख रहा है क्या? जरा गौर से देखना, इसी डॉट की बात हो रही है यहाँ पे।
और ये जो ऊपर नीचे आपको लाइन दिख रही है इसकी बात हो रही है यहां पे। तो थोड़ा सा डेप्थ से फील करो कि ये आपका पोलराइजेशन क्या है, ये ध्रुवण क्या है, ये ध्रुवण किसे कहते हैं जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही गजब का सवाल है, गजब का कॉन्सेप्ट आपका है और टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं, अगर अपन यहां पे बात करें ध्रुवित प्रकाश की, जिसको मैं ऑलरेडी पीछे क्लियर करवा चुका हूं, एक बार मैं डायग्राम बनाऊंगा बच्चे, फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, मैं एक बार अनपोलराइज लाइट बना रहा हूं, ये अध्रुवित प्रकाश है, इसको किसी भी डिवाइस का यूज करके अगर पोलराइज लाइट में बदलना है तो इसके पार्टिकल वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। ये आपका ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ये अनपोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड है। जो डिवाइस इधर यूज होने वाली है उसके बारे में मैं बात आगे करूंगा, स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है सर, पोलराइजेशन होने के बाद में लाइट परपेंडिकुलर ट्रेवल नहीं करेगा क्या? 101% ये परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन के कर रहा है पार्टिकल वाइब्रेशन, लेकिन केवल एक डायरेक्शन में। ये भी परपेंडिकुलर है लाइट प्रोपोगेशन के, लेकिन ओनली फॉर ओनली सिंगल डायरेक्शन, केवल एक ही दिशा में। ये देखिए इधर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा था प्रोपोगेशन के, बट इधर केवल एक ही डायरेक्शन है। बट ये भी परपेंडिकुलर है बच्चा, ये भी परपेंडिकुलर है, आप देख रहे होंगे इधर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, लेकिन उससे पहले पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट आपको लैंग्वेज में लिखना है मैं उसको बता देता हूं। वो क्या है? वो ये है बेटा, गौर से देखिए, एक ऐसा लाइट, एक ऐसा प्रकाश जिसमें जो ऑसिलेशंस हैं, जो दोलन हैं, वो लाइट प्रोपोगेशन के, प्रकाश संचरण के, लाइट प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, बताया मैंने परपेंडिकुलर, बट ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर बट एक ही रेखा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, उसे पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, उसे ध्रुवित लाइट कहते हैं, उसे पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज अभी आगे हम पोलराइड में करेंगे। किस में करेंगे बेटा? पोलराइड में। ठीक है जी, यस। अच्छा जी, अब देखिए अपन कुछ पॉइंट नोट करेंगे जिनसे हमें बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनाने हैं। नोट पॉइंट है ये आपका, ये मान लीजिए ये आपका नोट पॉइंट है, ये आपका क्या है बच्चा? नोट पॉइंट है। इस नोट पॉइंट को आपको नोट करना है सर, लिखना है अपने को दिमाग में। जरा फील करें इस पॉइंट को, क्या कहा जा रहा है कि जो पोलराइज्ड लाइट है, जो ध्रुवित प्रकाश है, जो पोलराइज्ड लाइट है, वो जिस तल में दोलन करता है, जिस प्लेन में वाइब्रेशन करता है, उस तल को कंपन तल कहते हैं। जो पोलराइज्ड लाइट में, जो ध्रुवित प्रकाश में जो पार्टिकल का पोलराइजेशन होने के बाद में जो वाइब्रेशन होता है, जिस प्लेन में वो वाइब्रेशन होता है, उस प्लेन को क्या कहते हैं? उस प्लेन को कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ, या प्लेन ऑफ ऑसिलेशन से, या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, जहां पे वो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे ये वाला, ये जैसे आपका पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है तो इसको मैं कंपन तल बोल सकता हूं, प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस बोल सकता हूं। डेफिनेशन दिया है राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में, ये डेफिनेशन आपका बनाया जा सकता है, ये सवाल आपको क्लियर करवाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल पे बात करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया था, दूसरा पॉइंट, कंपन तल के लंबवत तल को ध्रुवण तल कहते हैं। अब देखिए ये जो पार्टिकल वाइब्रेशन था ऊपर नीचे, इसके परपेंडिकुलर जो तल बन गया, एक तल तो ये ऊपर नीचे वाला हो गया और एक इसके परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन बन गया। ये पार्टिकल वाइब्रेशन का प्लेन है ये वाला, और इसी के परपेंडिकुलर एक प्लेन और बन गया, ये वाला प्लेन। उस प्लेन का नाम क्या है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यानी ध्रुवण तल। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यानी जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसी
प्लेन को हमने नाम दे दिया, जो कंपन तल है उसके जो लंब तल है उसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, उसे ध्रुवण तल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आगे बात करते हैं, पहला पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट आपका, और अगर मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉइंट आपको दिया गया है। प्रकाश को कुछ निश्चित क्रिस्टलों जैसे टूरमेलिन या पोलेराइडों से गुजार कर ध्रुवित किया जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? जो निश्चित क्रिस्टल आपको दिए गए हैं, जो पर्टिकुलर क्रिस्टल आपको दिए गए हैं, उन क्रिस्टलों को कुछ निश्चित क्रिस्टल जैसे टूरमेलिन है, मैंने नाम दिया था, है ना, पोलेराइड है जिसकी बात तो मैं शुरू से करता आ रहा हूं, उनसे गुजार के उसको पोलराइजेशन। एक कैल्साइट का क्रिस्टल आपने बोर्ड में पढ़ा होगा, कैल्साइट है, बाल्सम कनाडा बाल्सम सीमेंट है ना, टूरमेलिन क्रिस्टल है, आपका पोलेराइड है, ये सारे के सारे जो क्रिस्टल है इनका यूज करके पोलराइजेशन किया जाता है, लाइट का, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ये कुछ डिवाइस है, कैल्साइट क्रिस्टल जो यहाँ पे नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ, टूरमेलिन है, पोलेराइड है, कनाडा बाल्सम सीमेंट का उपयोग होता है, वो सारे के सारे अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, और ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट बच्चों के क्लियर है। इनमें सबसे जो फेमस है और वो पॉइंट है वो सबसे पहले आपको दिया गया है, और वो सबसे फेमस जो पॉइंट है वो है आपका पोलेराइड, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है और वो है आपका पोलेराइड। पोलेराइड मतलब एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देना। आपने इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कुछ कंपैरिजन किया क्या? कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? एक ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है। ये डायग्राम जो है वो मैंने अभी लगा के रखा हुआ है, और ये जो डायग्राम था मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। अगर ये अंतर नजर आ रहा है, इधर देख लेना, अगर ये अंतर नजर आ रहा है तो इसको फील कर लो। इसी का खेल है पोलराइड में, और जिस बच्चे को एक खेल समझ में आ गया उसको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, उसमें ये जो मूवी चल रहा है उसका पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं क्लियर करवाता हूं आपको। सबसे पहले पोलराइड, बेटा पोलराइड जो है, जो आपका डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसकी दो कंडीशन होती है, वैसे कंडीशन तीन होती है, लेकिन मेजर रूप से दो कंडीशन की बात की जाती है। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो दिख रहा है, एक होता है परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप इस डायग्राम की लाइन दिख रही है आपको पोलराइड की, इसके क्रिस्टल के अक्ष बोलते हैं, ये क्रिस्टल के अक्ष है, ये पहला पोलराइड आपका पोलराइड है, और ये आपका दूसरा पोलराइड है। इसके अक्ष दिख रहे हैं आपको, अगर आप फील कर रहे हो तो। अगर इनको और इसको मैं कंपेयर करूं तो ये कौन सा कंडीशन हुआ? परपेंडिकुलर कंडीशन। और जब परपेंडिकुलर कंडीशन में प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारेंगे तो इधर जो प्रकाश गुजरेगा उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, उसकी तीव्रता मिनिमम हो जाएगी। और अगर अपन पैरेलल की बात कर लें और अगर अपन समांतर की बात कर लें, अगर अपन समांतर की बात कर लें, ये देखिए, ये आपका थीटा एंगल पे ये और ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको घुमा दूं समांतर पे तो यहाँ पे जो लाइट हमें मिल रही है, सीधी लाइन नहीं है ना, यहाँ पे आपको ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, और उसी ध्रुवित प्रकाश के बारे में अपन इधर बात करेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस को लेकर। लेकिन सबसे पहले ये जो दो कंडीशन है इनको क्लियर करके ये डाउट अपना क्लियर करते हैं, ये पॉइंट अपन नोट करते हैं। देखिए, ये बेटा आपका अनपोलराइज्ड लाइट है। सर जी ये तो अनपोलराइज्ड दिख नहीं रहा, मैं बताता हूं। इधर केवल दो ही वाइब्रेशन मैंने लिए हैं, एक वाइब्रेशन ऊपर नीचे। अगर एक ही वाइब्रेशन होता तो ये पोलराइज्ड लाइट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दूसरा वाइब्रेशन आपको दिखाता हूं जो अंदर और बाहर की तरफ है। ये डॉट आपको दिख रहा है बच्चा,
ये जो डॉट है ये लाइट को अंदर या बाहर के वाइब्रेशन को दिखाएगा। तो कितने वाइब्रेशन हो गए? 2। इसका मतलब ये लाइट कौन सा है? अनपोलराइज लाइट है। अब आपने एक काम किया, उसके आगे इस तरफ से, इधर से पार्टिकल वाइब्रेशन होता हुआ आ रहा था 2 तरफ, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। और अगर मैं बात करूं, एक पेन देना, देखो अगर मैं यहां पे बात करता हूं परपेंडिकुलर की, देखो ये 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं बेटा, ये 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं, एक तो ऊपर नीचे और एक अंदर बाहर। दिख रहा है आपको? ये इस तरीके से है, केवल आपको ये केप दिख रहा है, केवल ये लाइन दिख रहा है, इसीलिए मैंने इसको डॉट में दिखाया है। देखा आपने? अगर मैं ऐसे दिखा दूंगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर आपको दिख जाएंगे शायद, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन ऐसा है, इसलिए मैंने ये डॉट दिखाया है। तो अभी वाइब्रेशन 2 डायरेक्शन में पॉसिबल है। फील करना, रट्टा बहुत मार लिया, समझ लो, वैलिडिटी लाइफ टाइम कर लो, नहीं तो रटते रहो जिंदगी भर, और रटने के बाद फिजिक्स रट रहे हैं और फिर बेचेंगे सब्जी, क्या फायदा फिर? और फिजिक्स किस काम में आएगी फिर? वहां पे बाहर एमजी निकालते रहना आलू गोभी की है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका वाइब्रेशन है अंदर बाहर और ऊपर नीचे हो रहा है पार्टिकल का। तो इसको जब मैंने आगे पोलराइड रखा है, ये मेरा हाथ पोलराइड है, और इसके जो अंगुलियां है, ये 4 अंगुलियां हैं, इसके अक्स है, जरा देखना इसके अक्स, ये लाइनें दिख रही है बेटा, ये पोलराइड की लाइनें दिख रही है, ये इसका अक्स है, ये अक्स इस तरीके से रखा हुआ है मैंने। अब आप मुझे बताओ, जब ये पार्टिकल वाइब्रेशन, मैं इधर कर देता हूं, ये पार्टिकल वाइब्रेशन इस तरीके से होगा, और जब ये पोलराइड के पास आएगा तो बताओ इन अंगुलियों में से कौन सा वाइब्रेशन गुजरेगा? ये डिजिटल पेन गुजरेगा या जो दूसरा रिफिल वाला पेन है वो गुजरेगा? जरा बताना। मेरे हाथ के बीच में से मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, अब देखना, थोड़ा साइड में इधर करके दिखा रहा हूं, दिख जाएगा आपको शायद, है ना? यस, अब देखना इधर से, अब देखिए मेरे हाथ के बीच में से कौन सा पेन गुजर गया? ये डिजिटल वाला पेन गुजर गया मेरी अंगुलियों के बीच में से। लेकिन जो ब्लैक वाला पेन है उसने अंगुलियों ने उसको रोक लिया। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर था ऐसे। तो मतलब परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो जब उसमें से गुजरने गया तो केवल एक पेन का वाइब्रेशन गुजर रहा है जो कि ऊपर नीचे है, और ये जो ब्लैक वाला पेन है इसने उसको रोक लिया। तो मैंने इधर जो 2 पार्टिकल का वाइब्रेशन था, जब मैंने इस पोलराइड से गुजारा तो केवल और केवल पार्टिकल वाइब्रेशन ऊपर या नीचे है, यानी ये जो लाइनें आपको दिख रही है ये इसमें से गुजर गई, और जो अंदर बाहर वाइब्रेशन हो रहा था वो जैसे ही लाइन के पास आया ये परपेंडिकुलर हो गया इस तरीके से। अब ये इन अंगुलियों से नहीं गुजर सकता, और जब अंगुलियों से नहीं गुजर सकता तो यहाँ पे हमें पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगा, हमें ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा, जिसकी बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट फील हुआ तो कमेंट में एक बार यस सर लिख दीजिए, क्योंकि बेटा ये चीज एक बार अंडरस्टैंडिंग में आ गई ना, एक बार समझ लिया तो मजा आ जाएगा। बाकी रटना तो फिर आपको है ही, और रट के फिर भूल भी जाओगे 2 घंटे बाद में। तो देखिए पोलराइड का क्या कॉन्सेप्ट है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने का डिवाइस है, एक सरल युक्ति है। आपने प्रैक्टिकल किया होगा, माइनर प्रैक्टिकल आता बोर्ड में इसका, ठीक है। ये जो लाइट है उसको निश्चित अवशोषण के सिद्धांत पे आधारित है। ये जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन आ रहा था उनको रोक लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और जो पैरेलल आता है वो अंगुलियों के बीच से निकल जाता है, और जो परपेंडिकुलर आता है उसको रोक लेता है। यही तो फायदा है, ठीक है। तो सिद्धांत पर आधारित है, और यह टूरमेलिन क्रिस्टल से अधिक प्रभावी होता है। टूरमेलिन क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है, कनाडा बाल्सम सीमेंट है, उसके कंपैरिजन में पॉपुलर है आपका पोलराइड, इसीलिए इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आगे बात कर रहे हैं, आगे देखिए। पहला पॉइंट आपका हो गया इसके रिगार्डिंग। क्या पॉइंट है जरा फील करते हैं पोलराइड के रिगार्डिंग। पोलराइड केवल उन दोलनों को निर्गत करता है जो संचरण की दिशा में समांतर होते हैं, ठीक है। जो उनको नोटिस करता है जो संचरण की दिशा के क्या होता है, समांतर होना है, और जो परपेंडिकुलर आएगा उसको लपेट देगा, है लपेट के पटक देगा साइड में। क्यों? क्योंकि पोलराइड से केवल और केवल जो लाइट जो गुजरेगा वो गुजरेगा जो इसके पैरेलल है। देखा आपने, ये ऊपर नीचे इसमें पैरेलल था तभी तो गुजर गया, और जो परपेंडिकुलर था वो रुक गया, ठीक है। तो ये सरल युक्ति है जो आपका
परपेंडिकुलर होगा उनको रोक लेगा और जो पैरेलल होगा उसको जाने देगा। ठीक है, जो दिशा के समांतर उसको आगे बढ़ेगा, पहला। दूसरा पॉइंट, एक ऐसा क्रिस्टल है पोलराइड जिस पर अनपोलराइज लाइट का आपतित करवाया जाता है, तो ध्रुवक जिस पे आता है उसको ध्रुवक बोलते हैं, पोलराइजर जिसको अपन कह रहे हैं। और जो दूसरा क्रिस्टल जिस पर ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है उसे विश्लेषक, जो एनालिसिस कर रहा है वहां पे है ना, उसका विश्लेषण कर रहा है, उसे विश्लेषक कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे सर ये ध्रुवक और विश्लेषक कौन सा है, मैं क्लियर करता हूं। अभी देखो, ये आपका ध्रुवक है और ये आपका विश्लेषक है। इस पे अनपोलराइज लाइट आ रही है तो ये ध्रुवक है, पोलराइजर है, और ये आपका एनालिसिस, जिसने एनालिसिस किया है, इस पे पोलराइज लाइट आ रही है। देखो जरा, ये ध्रुवित प्रकाश, बाकी को इसने रोक लिया, बाकी को इसने रोक लिया, और ये आपका ध्रुवित प्रकाश जिस पे आपतित होता है वो ध्रुवक, और ये आपका विश्लेषक। ठीक है, चलो अब आते हैं पॉइंट पे। क्लियर हो गया बेटा? ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चलो जी, ये डायग्राम देखिए। अब मैं दोनों कंडीशन आपके क्लियर करता हूं। इस डायग्राम को नोटिस करना बच्चा। ये जो पोलराइड और आपके जो पोलराइड के ध्रुवक और विश्लेषक है, इनके कॉम्बिनेशन है। ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये पोलराइज और ये आपका एनालाइजर यानी विश्लेषक, इनके दोनों के एक समांतर है, ये पैरेलल है कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन, ये पोलराइजर और ये आपका एनालिसिस, ये देखो ऊपर नीचे और ये देखो दाएं बाएं, ये परपेंडिकुलर है। ये लंबवत प्रकाश लंबवत अक्ष में रखा गया है और ये पैरेलल में रखा गया है। तो आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो देखिए, ये आपका इधर पार्टिकल वाइब्रेशन, डॉट अंदर बाहर और ऊपर नीचे। ये ध्रुवक पे जैसे ही गिरा तो जो ध्रुवक के पैरेलल था, ये ऊपर नीचे वाला, वो तो इसमें से गुजर के इधर आ गया, और जो ये डॉट परपेंडिकुलर था उसको रोक लिया। तो बताओ, ये जो प्रकाश आया वो इसमें से भी गुजर जाएगा क्योंकि इसके भी पैरेलल है। तो ये जो हमें लाइट मिल गया वो कैसा लाइट है? पोलराइज्ड लाइट है। ये नॉर्मल लाइट था यानी अनपोलराइज्ड लाइट है। क्यों? क्योंकि आपका जो ध्रुवक और जो आपका विश्लेषक है, इन दोनों के जो अक्ष है वो एक दूसरे के समांतर है। अतः संपूर्ण ध्रुवित प्रकाश, टोटल पोलराइज जो लाइट है वो उसमें से गुजर जाएगा और हमें पोलराइज लाइट मिल जाएगा, हमें ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी काम की चीज है। आगे बात करता हूं, अगर मैं परपेंडिकुलर कंडीशन की, तो वो देखिए, ये आपका ऊपर नीचे अक्ष है और ये आपका दाएं बाएं अक्ष है। ये परपेंडिकुलर अक्ष आ गया, इसमें से ये डॉट वाली लाइन है और ये ऊपर नीचे, इसमें से ऊपर नीचे वाली लाइट चली गई, डॉट को इसने रोक लिया। लेकिन अब देखिए, ये जो आपका एनालिसिस है, जो विश्लेषक है, एनालिसिस करने के लिए लगाया गया था, अब ये जो लाइन है बताओ, ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं? तो बताओ, इधर कोई प्रकाश जाएगा क्या? कोई लाइट नहीं जाएगा, यानी इधर हमें कोई प्रकाश नहीं मिलेगा, यानी अंधेरा छा जाएगा, लाइट जाएगा ही नहीं उधर, क्योंकि दोनों जो कंपन थे उनको दोनों आपके जो है पोलराइड है इनके द्वारा रोक लिया गया है। ये परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है प्रकाश की और परपेंडिकुलर में मिनिमम, बोले तो प्रकाश मिलता ही नहीं है। ये वाला डायग्राम आपने देखा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, ये ऊपर नीचे देखो जरा, और ये आपका दाएं बाएं, इधर कोई लाइट नहीं मिल रहा। ये स्ट्रेट लाइन यही तो दिखा रहा है कि इधर लाइट नहीं जाएगा क्योंकि पूरे लाइट को रोक लिया गया इधर। ठीक है, तो इस तरीके से पोलराइड की ये दोनों कंडीशन, पैरेलल और ये परपेंडिकुलर, आपका क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यस। नोट पॉइंट बेटा अभी प्रैक्टिस भी होंगे, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने लगाए, उनको भी आपको देखना है। जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक पर आपतित होता है तो पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाती है। क्यों भाई? अरे आप मुझे बताओ, इधर जो लाइट आ रही थी इसमें पार्टिकल वाइब्रेशन ऊपर नीचे दाएं बाएं था, जब इसमें से लाइट इधर गुजरा तो पार्टिकल वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में बचा, दूसरी डायरेक्शन को तो रोक लिया गया, ऑब्जर्व कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। मतलब ये जो आपका कॉन्सेप्ट था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जो अध्रुवित प्रकाश है वो जब ध्रुवक पे आएगा और उसके बाद में आगे गुजरेगा ध्रुवित प्रकाश के रूप में, तो जो ध्रुवित प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी अध्रुवित अनपोलराइज्ड लाइट के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। अनपोलराइज्ड लाइट जो थी
उसके कंपैरिजन में पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी 2 से भाग लगे जाएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, और प्रत्येक बच्चे का मैं कमेंट चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, प्रत्येक बच्चे का कमेंट चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। मेलस का नियम सभी बच्चों को पता होगा, फटाफट से ठोक दो और एक सवाल बनेगा इधर से। लाइक करना भूल गए बच्चे, कॉन्सेप्ट में खो गए, चलो कोई बात नहीं है। मेलस का नियम फटाफट से, यस जल्दी करो जल्दी करो बेटा जल्दी करो। ये जो आपका ध्रुवक है, ये मान लीजिए आपका ध्रुवक है, ठीक है, और ये जो आपका विश्लेषक है, ये जो आपका दूसरा विश्लेषक है, इसके जो अक्ष है इनके बीच में बनने वाले कोण यानी थीटा की कोज्या यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्रकाश की तीव्रता के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। आई समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा, आई समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य के कोण की कोज्या, ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य के कोण यानी थीटा की कोज्या यानी कॉस थीटा का स्क्वायर यानी वर्ग इंटेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। आई समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, बात खत्म। यही है आपका मेलस का नियम, जहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल बना लिया जाता है, एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। यस सर, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे लिख पाए, कुछ बच्चे अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं, लिख नहीं पाए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया अभी, ये थ्योरी आप देख सकते हैं। विश्लेषक से पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के पारगमन तलों के बीच के कोण यानी थीटा की कोज्या यानी कॉस थीटा के वर्ग के प्रोपोर्शनली होती है, यानी आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको क्लियर पीछे करवा चुका हूं, आप अपने नोट्स में इस थ्योरी को नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। आई नॉट बेटा प्रोपोर्शनली साइन के रूप में लिया गया, आपका कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको अधिकतम तीव्रता के रूप में जाना जाता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के रूप में जाना जाता है। ये प्रोपोर्शनली साइन हटाने पे आता है बच्चा। अगला बूस्टर लो, अब इसमें तुम्हें क्या ही बताऊं है, बूस्टर लो में तुम्हें क्या ही बताऊं, आपतन कोण की ज्या जो बूस्टर ने बताया कि जो अध्रुवित प्रकाश है, जो आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, उसका एक पुंज पारदर्शी माध्यम पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अपवर्तनांक म्यू से परावर्तित होता है, तो एक निश्चित आपतन कोण जिसे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, जिसे हमने क्या नाम दिया है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन ध्रुवण कोण थीटा पी से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी म्यू बराबर tan थीटा पी आपतन कोण की स्पर्श ज्या अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी म्यू बराबर tan थीटा पी, म्यू बराबर tan थीटा पी। यही बूस्टर का नियम है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अपने को थ्योरी जाए भाड़ में, अपने को इस फॉर्मूले से पता है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, खत्म बात। यही चीज आप पीछे करें, ये थ्योरी जाए भाड़ में, हमें मतलब है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले का यूज आपको न्यूमेरिकल में करना होगा, इसमें म्यू बराबर tan थीटा पी का यूज आपको करना होगा, ठीक है। बढ़िया सवाल आपका, दो नियम है, दोनों नियम से एग्जाम में सवाल आता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब देखिए आगे, ध्रुवण के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस यूजेज है, उनमें सबसे पहला यूज है ध्रुवण कोण ज्ञात करके बूस्टर का नियम म्यू बराबर tan थीटा पी से किसी भी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, और यहां से न्यूमेरिकल पूछ लिया गया। किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दे दिया जाए थीटा पी, तो आप म्यू निकाल सकते हो, और यही सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया था। थीटा पी यानी आपको ध्रुवण कोण दिया गया था और उसी का यूज करके आपको म्यू पूछ लिया गया एग्जाम में, तो उसी से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा इसका उपयोग है, इससे प्रकाश की चमक कम करने में उपयोग किया जाता है। इससे जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं उसके जो आगे के जो कॉकपिट के आगे के जो ग्लास होते हैं ना, जो शीशे होते हैं, जैसे गाड़ी में आगे का शीशा नहीं होता, बड़ा वाला शीशा ट्रांसपेरेंट,
है ना, वो शीशा। उसी प्रकार जो हवाई जहाज में आगे के जो शीशे होते हैं उनमें पोलराइजेशन का यूज होता है, उनमें पोलराइड का यूज होता है, ताकि जो अनपोलराइज लाइट आती है वो जब उसकी आंखों तक पहुंचे, पायलट की आंखों तक पहुंचे, तो वह पोलराइज्ड होकर पहुंचे, रोशनी को ऑब्जर्व कर ले और कम से कम रोशनी उसकी आंखों तक पहुंचे, यानी पोलराइज लाइट उसकी आंखों तक पहुंचे, तो उसकी जो चकाचौंध है प्रकाश की उसको कम कर दिया जाता है, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए भी इसका यूज होता है, पोलराइजेशन का यूज किया जाता है। बेटा इंटेंसिटी कम हो जाती है, मैंने बता दिया आपको, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है, यस। आगे देखिए, आगे का कॉन्सेप्ट क्या आपका, कैलकुलेटर है, घड़ियां है, वॉच है, अक्षर है, ठीक है, कुछ भी नंबर डाल दिया आपने। द्रव्य क्रिस्टलों में होने वाले ध्रुवण द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें एलसीडी, ठीक है, क्रिस्टल कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, जिसे अपन एलसीडी कहते हैं। उनमें भी इनका यूज कैलकुलेटर में हो गया, घड़ियों में हो गया, जो डिजिटल वॉच वगैरह होता है ना, उसमें भी पोलराइजेशन का यूज होता है, ठीक है। ये आपका डेप्थ कॉन्सेप्ट है, इसका ज़्यादा अपने को डेप्थ में नहीं जाना, इसका यूज देखना है हमारे को, क्योंकि यहाँ से हमें मैकेनिक नहीं बढ़ना है, ओके। उसके बाद में जो आपका सीडी प्लेयर है, सीडी प्लेयर में जो ध्रुवित लेजर पुंज है, जो आपका पोलराइज्ड लेजर लाइट है, वो सुई की भांति व्यवहार करता है ना, सुई की भांति व्यवहार करता है, और कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी से ध्वनि उत्पन्न करता है। सीडी को जब देखते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसमें पूरी मूवी अपन डाल के उसको चलाएं, ऑन करें तो पूरी मूवी चल जाती है। कॉन्सेप्ट क्या है, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से साउंड जनरेट करने का काम पोलराइजेशन का प्रयोग करके किया जाता है, जो सीडी कॉम्पैक्ट होता है उसमें। तो ये आपका इसका यूज हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है, इसका उपयोग रिकॉर्डिंग में या 3D जो डायग्राम होते हैं उनको फिर से जनरेट करने में, उसको 3 डायमेंशनली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 3D में दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वो 3D प्रोजेक्टर नहीं होता, उस प्रोजेक्टर की तरह, तो इसका यूज उसमें किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग में हो सकता है, और 3D डायग्राम है उसको यूज करने में भी हो सकता है। बहुत बढ़िया सवाल आपका। अब आता है आपका न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे, फटाफट न्यूमेरिकल आपका स्क्रीन पर देखिए बेटा, न्यूमेरिकल आपका स्क्रीन पर आ गया, फटाफट देखिए। पहला ही सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल को पढ़िए, समझिए, देखते हैं किस लेवल पे आपने कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर रखा है। सीडी में ही क्यों बेटा, इसका जवाब नहीं है, सीडी में ही क्यों, ठीक है। तेरा नाम राकेश क्यों है, इसका नहीं पता भाई मुझे, सीडी में ही क्यों, काय में लगाएगा, मोबाइल में लगा दे, हद होती है। मतलब पूरा आईआईटी करके जाएगा इधर से, आईआईटी भी नहीं, ये तो पूरा न्यूटन बन के जाएगा, सीडी में ही क्यों। चलो जी जल्दी से सॉल्यूशन दो इसका फटाफट, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल को पढ़ें। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम लाइट लेमडा का वैल्यू इतना है, इसके उपयोग से 92 फ्रिंज बनाई जाती है। नंबर ऑफ फ्रिंज है ये बेटा आपका लेमडा 1 है, और ये आपका नंबर ऑफ फ्रिंज है, इसको n1 नाम दे देता हूं। हर एक प्रकाश के लिए ये आपका लेमडा 2 है, ये लेमडा 1, ये लेमडा 2, ये आपका लेमडा 2 है, के प्रयोग से लाए जाने पर दृष्टि क्षेत्र में कितनी फ्रिंजें दिखेगी, यानी n2। और ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, जहर लेवल का कॉन्सेप्ट, आपका जहर लेवल का कॉन्सेप्ट है। आपको वेवलेंथ दे दिया, फ्रिंज दे दिया, फिर दूसरा लाइट है जिसका वेवलेंथ दे दिया और फ्रिंज पूछ लिया। यस देखो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जो नंबर ऑफ फ्रिंज है, नंबर ऑफ फ्रिंज है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ फ्रिंज होती है बेटा वो इनवर्सली वेवलेंथ के होती है, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी यानी उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी कम होगी, ये बात आपको नोट करके चलनी है। सॉरी, जो नंबर ऑफ फ्रिंज जितनी ज़्यादा होगी वो आपकी वेवलेंथ उतना उसका ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा ये कम होगा। तो इसी को मैंने ऐसे लेके एन लेमडा बराबर कांस्टेंट है ना, और इसी से एक ये रिलेशन बना लिया गया। वो रिलेशन याद नहीं है आपको, नंबर और यूनिट वाला, मात्रक u प्रपोजनली 1/n होता है यूनिट और डायमेंशन वाले चैप्टर में, तो एन यू बराबर कांस्टेंट आता है। फिर जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो n1 u1 बराबर n2 u2, आपको केवल इधर से क्या निकालना है बच्चा, n2 निकालना है। तो n2 बराबर n1 लेमडा 1 बटा लेमडा 2, केवल कैलकुलेशन का खेल है, वो कैलकुलेशन में आपको सॉल्व नहीं कर रहा। और शायद इसका आंसर देखिएगा, क्या आंसर आ रहा है बच्चा, क्या आंसर आ रहा है इसका, क्या आंसर आ रहा है बच्चा इसका,
सी आ रहा है नहीं, कैलकुलेशन करने पे लगभग 99 के आसपास आंसर आएगा इसका। कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, 99 के आसपास आंसर आएगा इसका। डी ऑप्शन आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हमने कल सोल्व किया था बच्चा, कल सोल्व किया था। और यहां पे देखो आपका जो एम्पलीट्यूड है बेटा, एंगल बच्चा भूल गए। कल लगभग 160 बच्चों ने कमेंट किया, बाकी सबको कोई मतलब ही नहीं है। 500 बच्चे क्लास में, 160 बच्चों को कमेंट करना है। और 160 बच्चे तो वो हैं जो क्लास को रिकॉर्ड होने के बाद देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, वो बच्चे शायद कमेंट किए होंगे। लाइव वाले बच्चों को तो क्या है, जो पढ़ा दो तो ठीक है, बाद में तो कौन क्लास देखता है, टाइम ही नहीं है। अरे बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करते हैं, इलेक्शन के प्रचार मतलब प्रचार में लगे, अभी कहाँ टाइम है हमारे पास कि कोई सवाल हम सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड निकालना था, और जो एम्पलीट्यूड था ए बराबर अंडरवुड आपका A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos थीटा। अगर थीटा की बात करूं तो ये ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी प्लस π/3 है। इसको बच्चा मिस कर रहा था, अब आंसर आ जाएगा आपका। A1 कितना है बच्चा, 4 4 का 16। A2 कितना है, ये A1 है बच्चा, और ये आपका A2 है। और A2 कितना है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 2, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, cos थीटा cos 30 cos 60 का वैल्यू 1/2। चलो जी देख लेते हैं, ये कितना हो गया बेटा, 16 और 9 25, और ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, 4 3 12, अंडरवुड 37, जो कि लगभग बराबर होगा 6 के, जो कि लगभग बराबर होगा 6 के। मैक्सिमम बच्चे इसको आंसर कर रहे थे कल, कुछ बच्चे इसको आंसर कर रहे थे। अब देख लो तुम कितनी तैयारी है तुम्हारा, कितना कॉन्सेप्ट है, देख लो तुम्हारी तैयारी और तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अंडरवुड 37 जो लगभग 6 के आसपास आंसर आएगा आपका। बेटा कॉन्सेप्ट के बिना और प्रैक्टिस के बिना, कॉन्सेप्ट कर लिया प्रैक्टिस नहीं किया कोई मतलब नहीं है, बिना कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगला सवाल आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए जरा गौर से, देखिए जरा गौर से। अगला सवाल आपका बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, फटाफट कैलकुलेट करो, सवाल को समझो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट आपका। जल्दी से आंसर कमेंट करो, मजा आ जाएगा देख के, मजा आ जाएगा। और इसमें ट्रिक, इसे कहते हैं जहर सवाल। ये है भैया आरएसआर के जहर उगलने वाले सवाल। जब एग्जाम इस तरीके के सवाल आएगा ना, अरे सर जी का पेपर आया था, कछु ना आया उसमें जो पढ़ाया था आपने, हाँ कुछ भी नहीं था सर, वो तो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, लाइफ बर्बाद कर दिया मेरा, वो सवाल तो था ही नहीं, जो बताया था उसमें से कुछ भी नहीं था सर, पेपर ये था ये, हाँ कुछ नहीं था पेपर में, ये वाला कमेंट आएगा। फिर देख लो बेटा, फिर मैं याद दिला देता हूँ, फिर मैं याद दिला देता हूँ। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपका, वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चा गलत कर रहा है, ओए होए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस, आपको पता है S1P और S2P, अगर मैं डायग्राम की बात कर रहा था, जो कल हम यहाँ पे सोर्स बनाए थे ना, ये एक इधर S1 था, एक इधर S2 था, और इसका मिडिल पॉइंट O था, और इधर कोई बिंदु P था। इस बिंदु P को ऐसे मिलाया गया था, फेज डिफरेंस निकाला गया था, और वो फेज डिफरेंस ये वाला था। ये जो फेज डिफरेंस है, प्रारंभिक कालांतर शून्य है, तो ये तरंगे किसी बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण है। ये बच्चा नोट कर गया, उड़ा दिया सवाल को, ओए ओए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण अगर अपन बात करें तो पता है बस इतना लॉजिक खत्म खत्म। λ/2 का विषम गुणज बच्चा, कोई कैलकुलेशन नहीं, कॉन्सेप्ट बोलता है λ/2 का विषम गुणज, λ/2 का विषम गुणज, λ/2 का विषम गुणज, λ/2 का विषम गुणज। क्यों? क्योंकि 11 गुणा λ/2 λ/2 का विषम गुणज है। इसे कहते हैं जहर उगलना, इसे कहते हैं जहर उगलना। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक बड़ा बच्चा बहुत शोभनीय कमेंट कर रहा है, बेटा मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोलने वाला था लेकिन क्या बोलूं यार, हैं क्या बोलूं तेरे लिए, तेरी जिंदगी बेटा बर्बाद है, तेरी लाइफ बर्बाद है, जा खेल ले, नली साफ करके इधर जाके कूड़ा उठा, उसी लायक बनाया तो, वही तेरे को संस्कार है।
एयरफोर्स ने भी एनडीए ज्वाइन करने जा रहा है। अरे तेरी औकात नली साफ करने के लिए भी कोई नहीं रखने वाला तेरे को, है ना। ट्रैक साफ कर ले पटरियों पे जाके, उसके लिए भी नहीं रखने वाले तेरे को। ये औकात है इसकी। देखो तुम कहां से आया गंदी नाली का कीड़ा। देखो तुम एग्जाम्पल देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत बड़ा सवाल है, टोटल जहर सवाल है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत गजब का। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। सर मेरा सही है, मजा आ गया फिर तो, मेरा सही है। अरे वाह, अच्छा 3/4 भी विषम गुणज है। ओए होए 3 गुणा, बेटा आप इसको क्या करोगे, λ/4 बताओ जरा। अच्छा मैं इसको λ/2 करूं क्या, चलो 3/2 और ये आपका λ/2। सर जी λ/2, क्या ये λ/2 का विषम गुणज है क्या 3/2 है जी। अगर मैं इसको λ/2 में कन्वर्ट करता हूं, अगर ये करता हूं तो वैसे गलत हो गया। अगर मैं इसको λ/2 लेता हूं तो 3/2, क्या 3/2 विषम गुणज है जी। इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी, है जी, इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी। अच्छा जी, चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपका बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल, आपको एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के रूप में, इसे कहते हैं टोटल जहर क्वेश्चन। एक से बढ़ के एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो जल्दी देखो बेटा। यस यस, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जरा गौर से देख लेना। पतांतर, अब क्या ही बोलूंगा यार। जल्दी देखो, एक छोटा सा हिंट है, अगर वो हिंट आपने लगा दिया तो सवाल को फोड़ दिया। यस, छोटा सा हिंट है। अरे जहर उगलेंगे ये सवाल पक्का। जरा देखिए सवाल को मैं देता हूं। कितने बच्चों ने आंसर कमेंट कर दिया, अभी तो आया ही नहीं है। 1-2 बच्चे डी कमेंट कर रहे हैं। जिनमें व्यतिकारी तरंगों में जिनकी इंटेंसिटी I1 I2, अब बताना सर पढ़ाया ही नहीं। अरे सर इतना हार्ड सवाल, अभी बात करता हूं। किसी बिंदु पे पतांतर 11 लेमडा है और जब पाथ डिफरेंस n लेमडा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण, और संपोषी व्यतिकरण में इंटेंसिटी जुड़ती है, यानी I मैक्सिमम होता है। मैं डायरेक्ट I मैक्सिमम पूछता, सारे बच्चे फॉर्मूला लगा देते, सॉल्व कर देते। इसे कहते हैं जहर घोलना, इसे कहते हैं सवालों का मेकअप करना। ये मैंने बोला और इसका बच्चे मतलब ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी I मैक्सिमम आएगा बराबर आपका √I1 प्लस √I2 और इसका होल स्क्वायर। बेटा √I1 यानी 9I का अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 3, अंडर रूट ले लिया 3I, और ये हो जाएगा आपका √3I, और ये आपका कितना हो जाएगा √2I। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 और 2 5, 25I। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अब बताओ 3 और 2 5, इसका स्क्वायर कर देना 25, इधर से 25I। क्या बताऊं बताओ, 1-2 बच्चों के आंसर आ रहे हैं बच्चा। अब देख ले किस लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अभी शुरुआत है। 2-4 लाइन आने लगती है फिजिक्स की, अपने आप को सेंसर समझने लग जाते हैं। कम से कम 5 से 6 महीने देने पड़ते हैं पूरा डेडिकेशन के साथ, तब फिजिक्स क्लियर होता है। एक सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आज पता चल जाएगा। सवाल को नोट कर लेना, जिस दिन एग्जाम में एज इट इज कॉन्सेप्ट मिल जाए ना, उस दिन याद करना आरएस सर ने बोला था। ये सवाल होमवर्क का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। मिलता हूं मैं आपसे 1:30 बजे। आज मैंने क्लास लगवाई है अनअकैडमी वॉरियर्स पे, ठीक है। तो अनअकैडमी वॉरियर्स पे 1:30 बजे आना मत भूलना। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर प्रेजेंट नहीं लगाया लाइक बटन पे तो प्रेजेंट लगा देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।